हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप। इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट जो है संतोष यादव के बारे में। सो चलिए चैप्टर का हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बिफोर यू रीड। थोड़ी देर के लिए आप लोग सोचो या फिर एक लिस्ट बनाओ 3 या 5 ऐसे लोगों की, 3 से 5 ऐसे लोगों की जिन्हें आप आइडियलाइज कर सकते हो, मतलब जिन्हें आप अपने आइडल बना सकते हो, या फिर जिनको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, जिनकी आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हो उनके अचीवमेंट्स के लिए। आपके आइडल किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, लाइफ के किसी भी फील्ड से, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया, आर्ट या फिर कल्चर। तो मतलब हम लोग जनरली अपना आइडल किससे बनाते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपना आइडल बनाते हैं हमेशा पैसे को, लेकिन आइडल हमें बनाना चाहिए मेहनत को बनाना चाहिए, एफर्ट्स को बनाना चाहिए। लेकिन हम लोग आइडल किससे बनाते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बना लेते हैं क्योंकि वो लोग फेमस हो गए या फिर वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन सबसे मेन आइडल जो हमारे घर में बैठे हुए हैं, एक हमारी मदर है और एक हमारे फादर हैं। एक हमारे फादर हैं जो दिन रात हम लोगों के लिए लगे रहते हैं, वो भी पैसा कमाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कम कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, बट वो कमाते किसके लिए? हमारे लिए कमाते हैं। सारी सुख सुविधाएं वो लोग हर तरह के सेक्रीफाइस करते हैं, बीमार हो, चाहे थके हुए हो, चाहे से किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा मेहनत पे निकल जाते हैं सिर्फ हमारे लिए। दूसरी तरफ हमारी मदर है जो घर में हमेशा हमारे लिए रेडी रहती है। अगर किसी तरह की कोई परेशानी है, हम लोग कभी बीमार वगैरह होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सो पाते। हमारे मम्मी पापा वो है जो नहीं सो पाते हैं, वो हमारी परवाह हमेशा करते रहते हैं। तो सबसे पहले जो आइडल है वो तो हमारी फैमिली में ही है, एक मम्मी है, एक पापा है। उसके बाद में अगर आपको किसी और को अपना आइडल बनाना है तो हमेशा किसी ऐसे इंसान को आइडल बनाइए जिसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सिर्फ पैसा ही कभी किसी का आदर्श नहीं बन सकता, किसी का आइडल नहीं बन सकता। सो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो ये चैप्टर है संतोष यादव के बारे में। और संतोष यादव कौन थी, अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ये ओनली वुमेन थी, मतलब एकमात्र वो वुमेन थी पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई की है। और वो भी एक ऐसी सोसाइटी में बॉर्न हुई थी, एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी जहाँ पे एक बेटे का पैदा होना एक ब्लेसिंग माना जाता था, लेकिन एक डॉटर का पैदा होना ब्लेसिंग नहीं माना जाता था। हालांकि उसे कर्स भी नहीं माना जाता था, लेकिन उसे ब्लेसिंग भी नहीं माना जाता था। मतलब हमेशा बेटे को जहाँ पे प्रिविलेज दी जाती थी, लेकिन जहाँ पे डॉटर्स को वेलकम नहीं किया जाता था। जब संतोष यादव की मदर एक्सपेक्ट कर रही थी संतोष को, मतलब जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उस समय एक ट्रैवलिंग होली मैन थे, मतलब एक हम लोग मान सकते हैं कोई पंडित थे या कोई साधु बाबा थे। वो अपनी ब्लेसिंग देते हैं उनकी मदर को, ये अज्यूम करते हुए कि उन्हें एक सन चाहिए, तो वो उन्हें सन का आशीर्वाद देते हैं, बेटे का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हर किसी को सरप्राइज तो तब होता है जब संतोष यादव, जो कि अभी तक पैदा ही नहीं हुई थी, इनकी जो दादी अम्मा होती है, इनकी जो दादी माँ होती है जो कि पास में खड़ी हुई थी, वो बताती है कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए बल्कि उन्हें एक बेटी चाहिए। अब जो होली मैन है ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, मतलब ये पंडित जी भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। फिर भी ये जो रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग होता है वो दे देते हैं। मतलब जिस ब्लेसिंग की रिक्वेस्ट की थी दादी माँ ने कि अब की बार हमें बेटी हो, उसका आशीर्वाद वो दे देते हैं। और जैसा कि डेस्टिनी ने डिसाइड किया था, ये ब्लेसिंग काम भी करती है। संतोष 6 नंबर की चाइल्ड होती है, 6 नंबर की बच्ची होती है एक ऐसी फैमिली में जिसमें ऑलरेडी 5 सन्स थे, ऑलरेडी 5 बेटे थे। मतलब अब ये एक सिस्टर थी अपने 5 ब्रदर्स की। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? संतोष यादव का जन्म हुआ था हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास नामक एक छोटे से गाँव में, एक छोटे से विलेज में। ये जो गर्ल थी इनको नाम संतोष दिया गया। संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट, मतलब संतुष्टि। लेकिन संतोष हमेशा कंटेंट नहीं रहती थी, संतोष हमेशा संतोष नहीं रहती थी, मतलब संतुष्ट नहीं रहती थी अपनी जगह से। इस तरह की ट्रेडिशनल लाइफ जीते जीते, इस तरह की पारंपरिक लाइफ जीते जीते उन्होंने शुरू से ही लाइफ को जीना स्टार्ट किया। उन्होंने शुरू से ही स्टार्टिंग से ही लाइफ को जीना स्टार्ट किया अपने खुद के टर्म्स पे, अपनी खुद की कंडीशंस पे। जहाँ दूसरी गर्ल्स ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, संतोष वहाँ पे शॉर्ट्स पहनना प्रेफर किया करती थी। अभी भी संतोष यादव पीछे देखते समय बोलती है, मतलब पास्ट में देखते समय बोलती है, स्टार्टिंग से ही, मतलब बिगिनिंग से ही
मैं एकदम डिटरमाइंड थी, मतलब एकदम दृढ़ निश्चयी थी कि अगर मैंने एक करेक्ट और रैशनल पाथ को चूज़ किया तो दूसरे लोग जो भी मेरे आसपास हैं वो लोग चेंज हो जाएंगे, मैं चेंज नहीं होंगी। मतलब उन लोगों को भी मेरे अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। संतोष यादव के पेरेंट्स एक अफ्लुएंट लैंड ओनर्स थे, मतलब एक प्रभावशाली लैंड ओनर्स थे जो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल्स में भेजना भी अफोर्ड कर सकते थे। उन बेस्ट स्कूल्स में जो कि कंट्री की कैपिटल न्यू दिल्ली में हुआ करती थी, जो कि काफ़ी करीब था, हरियाणा के बिल्कुल पास में ही है न्यू दिल्ली। लेकिन जैसा कि उनके गांव में रिवाज था, कस्टम था, उनकी फैमिली में जैसा कस्टम था, परंपरा थी, संतोष यादव को अपने गांव में ही रहना था और लोकल विलेज स्कूल में ही पढ़ना था। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस सिस्टम से फाइट करेगी जब भी सही टाइम आएगा। मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी राइट मोमेंट आएगा, सही टाइम आएगा, तो वो इस सिस्टम से फाइट करेगी। और ये जो राइट मोमेंट है, ये जो सही टाइम है, ये तब आता है जब वो 16 ईयर्स की होती है। 16 ईयर्स में ज़्यादातर गांव में जो गर्ल्स होती थी उनकी शादी हो जाया करती थी। तो अब संतोष यादव के ऊपर भी प्रेशर आने लग गया उनके पेरेंट्स की तरफ से शादी करने के लिए। लेकिन संतोष यादव के लिए इतनी कम एज में शादी करना एकदम लास्ट चीज़ थी। मतलब शादी करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी, वो भी इतनी कम एज में। सो उन्होंने अपने पेरेंट्स को थ्रेट किया, उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी अगर उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो। और वो घर छोड़ के चली जाती है और दिल्ली के एक स्कूल में खुद ही जाके एनरोल हो जाती है। जब उनके पेरेंट्स मना करते हैं कि हम तुम्हारी एजुकेशन के लिए पे नहीं करेंगे, फीस जमा नहीं करवाएंगे, तो वो बहुत पोलाइटली अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है अपने खुद के प्लान्स के बारे में कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद अपना पैसा कमाएगी पार्ट टाइम काम करके और अपनी स्कूल की फ़ीस पे कर देगी। अब जिस पे उसके जो पेरेंट्स होते हैं संतोष यादव के, वो अग्री हो जाते हैं एजुकेशन के लिए पे करने के लिए। मतलब यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने फ़ाइट किया था एक ऐसे सिस्टम के लिए जिस सिस्टम में ये था कि जैसे ही गर्ल्स 15 या 16 ईयर्स की होती है तो उनकी शादी हो जाती है। तो संतोष ने अपने पेरेंट्स को थ्रेट किया था, वार्निंग दे दी थी कि अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। संतोष यादव हमेशा चाहती थी थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना, थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना। और उनके जो फादर थे, अब तो उन्हें भी आदत हो गई थी संतोष यादव की इस अर्ज की, संतोष यादव की इस जिद की कि वो ज़्यादा एजुकेशन के लिए जिद करेंगी। सो संतोष यादव ने जैसे ही हाई स्कूल अपना पास किया, हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास किया, उसके बाद वो जयपुर आ गई। जयपुर में उन्होंने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम उन्होंने ले लिया। संतोष यादव को अभी भी याद है कि ये जो कस्तूरबा हॉस्टल था, इसका फेस अरावली हिल्स की तरफ था, अरावली पहाड़ियों की तरफ था। और ये बताती है कि यहाँ से मैं विलेजर्स को देखा करती थी, मेरे रूम से देखा करती थी विलेजर्स को उस पहाड़ी पे ऊपर जाते हुए, और फिर ऊपर जाके अचानक वो वैनिश हो जाते थे, मतलब नज़रों से गायब हो जाते थे। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद वहाँ पे जाके इसे चेकआउट करूँगी, मतलब खुद वहाँ जाके सच्चाई पता लगाऊंगी कि ये लोग कहाँ जाते हैं। जब मैं उस पहाड़ी पे गई तो मैंने वहाँ पे किसी को नहीं देखा, मतलब मुझे वहाँ पे कोई भी नहीं मिला, सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स मिले थे। मैंने उनसे बोला माउंटेनियर से कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, मतलब क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। और मेरा प्लेजेंट सरप्राइज़ था कि उन्होंने अफर्मेटिव में आंसर दिया, मतलब उन्होंने हाँ बोल दिया और मुझे मोटिवेट भी किया अपने साथ क्लाइंबिंग करने के लिए। उसके बाद इस डिटरमाइंड यंग गर्ल के लिए कभी भी पीछे देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने मनी सेव किया, इन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया और उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में इन्होंने अपने आप को एनरोल करवा लिया एक कोर्स में। फिर ये बताती है कि कॉलेज में मेरा जो सेमेस्टर था जयपुर में मेरा जो कॉलेज सेमेस्टर था वो अप्रैल में एंड होना था, लेकिन ये एंड होता है 19 मई को और मुझे उत्तरकाशी जाना था 21 को। तो मैं वापस अपने घर नहीं गई, इसके बजाय मैंने क्या किया, मैं सीधा ही उत्तरकाशी में अपनी ट्रेनिंग के लिए चली गई अपने घर जाने के बजाय। और मैंने अपने फादर को एक लेटर ऑफ अपॉलजी लिख दिया। अपॉलजी मतलब होता है माफ़ी मांगना, मतलब मैंने अपने फादर को एक लेटर लिख दिया माफ़ी मांगते हुए फादर को, जिनकी बिना परमिशन के मैंने उत्तरकाशी में अपने आप को एनरोल करवा लिया था। तो मैंने इसलिए माफ़ी मांगते हुए अपने फादर को एक लेटर लिख दिया। उसके बाद संतोष हर साल एक्सपेडिशन पे जाती थी। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान दल। उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल है वो बहुत जल्दी मैच्योर हो रही थी, मतलब जल्दी से वो क्लाइंबिंग स्किल अपनी अचीव कर रही थी।
और बहुत ही जल्दी उन्होंने अपने आप में कोल्ड और एल्टीट्यूड के लिए एक रेजिस्टेंस भी डेवलप कर लिया। संतोष यादव जब भी क्लाइंबिंग के लिए जाती थी तो हमेशा पूरी तरह से इक्विप्ड होती थी, मतलब उनके पास इक्विपमेंट होते थे। और ये इक्विपमेंट क्या होते थे? उनके पास होती थी आयरन विल यानी कठोर विल पावर, फिजिकल एंड्योरेंस यानी फिजिकल सहनशीलता एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और साथ ही साथ उनके पास मेंटल टफनेस भी होती थी। मतलब जब भी वो क्लाइंबिंग के लिए जाती थी पूरी तरह से रेडी होकर जाती थी, विल पावर के साथ, फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ, साथ ही साथ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ भी। और काफ़ी बार रिपीटेडली उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया। उनके हार्ड वर्क और उनकी सिंसियरिटी का कल्मिनेशन, मतलब जो चरम सीमा होती है, मतलब जो टॉप लेवल होता है, वो उन्हें मिला 1992 में, बिल्कुल 4 साल बाद में। उसके 4 साल बाद में जब उन्होंने अरावली माउंटेनियर्स से एक बार शाइली पूछा था उनको ज्वाइन करने के लिए। मतलब याद है आप लोगों को, एक बार वो अरावली माउंटेनियर्स के पास में गई थी और उनसे उन्होंने पूछा था कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। जस्ट इसके 4 साल बाद में, दैट इज़ इन 1992, उनका हार्ड वर्क और उनकी सिंसियरिटी उन्हें टॉप लेवल पे लेकर आ गई थी। बिल्कुल 20 ईयर्स की एज में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को स्किल कर लिया था और यंगेस्ट वुमेन बनी थी वो पूरे वर्ल्ड में इस फीट को अचीव करने वाली। जहां एक तरफ तो संतोष यादव की हम लोग क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ ने अपने सीनियर्स को इम्प्रेस कर लिया था, दूसरी तरफ उनका जो कंसर्न होता था दूसरे लोगों के लिए और दूसरे लोगों के साथ जो डिज़ायर टू वर्क होता था, यानी काम करने की जो इच्छा होती थी, साथ साथ दूसरे लोगों के काम करने की जो इच्छा उनके अंदर होती थी, उसकी वजह से उनके जो फेलो क्लाइंबर्स थे उनके मन में संतोष यादव के लिए एक स्पेशल प्लेस बन गई थी। यानी एक तरफ तो जहाँ पे उनकी क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करती थी, वहीं दूसरी तरफ उनका डिज़ायर टू वर्क टुगेदर अपने फेलो क्लाइंबर्स को इम्प्रेस किया करता था। यानी संतोष यादव हमेशा रेडी रहती थी हर किसी की हेल्प करने के लिए। 1992 के एवरेस्ट मिशन में संतोष यादव ने एक स्पेशल केयर प्रोवाइड करवाई एक क्लाइंबर को जो बिल्कुल साउथ कॉल के पास में लगभग मरने वाली हालत में था। अनफॉर्चुनेटली वो अनसक्सेसफुल रही अपने इस अटेम्प्ट में और उसको बचा तो नहीं पाई, लेकिन हालांकि फिर भी किसी तरीके से उन्होंने एक दूसरे क्लाइंबर को बचाने में किसी तरीके से मैनेज कर लिया जिसका नाम मोहन सिंह था। और ये मोहन सिंह भी बिल्कुल मर ही जाता अगर संतोष यादव अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो। 12 मंथ्स के अंदर अंदर जो संतोष यादव हैं उन्होंने अपने आप को पाया कि उनको एक ऑफ़र मिला है इंडोनेपालिस विमेंस एक्सपेडिशन की तरफ से, जिन्होंने उसे इनवाइट किया है अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट को सेकंड टाइम स्केल किया, यानी दूसरी बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और इस तरीके से इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया। वो पहली और आखिरी औरत अभी तक बनने का जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई की है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार स्केल किया है और अपने लिए और इंडिया के लिए एक यूनिक प्लेस इन्होंने सिक्योर कर लिया माउंटेनियरिंग में। उनके इस अचीवमेंट के रिकग्निशन में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने संतोष यादव को नेशन के टॉप ऑनर से सम्मानित किया है और वो क्या है, पद्मश्री। यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने संतोष यादव को उनके इस काम के लिए कि उन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है इसके लिए पद्मश्री भी दिया है। संतोष यादव अपनी उस फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हुए जब वो लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, संतोष यादव बोलती है कि मुझे थोड़ा समय लगा उस ग्रेट मोमेंट को लाइव जीने में, और उसके बाद में मैंने क्या किया, जो इंडियन ट्राई कलर का फ्लैग था यानी जो भारतीय तिरंगा था उसे मैंने अनफोल्ड कर दिया इस पूरे वर्ल्ड की रूफ पे, पूरे वर्ल्ड की छत पे, यानी पूरे वर्ल्ड के एकदम टॉप पे। और ये जो फीलिंग थी ये इनडिस्क्राइबेबल थी, मतलब इस फीलिंग को मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती कि उस समय मैं कैसा फील कर रही थी। इंडियन फ्लैग फ्लाई कर रहा था पूरे वर्ल्ड के एकदम टॉप पे, ये वास्तव में एक बहुत ही प्यारा स्पिरिचुअल मोमेंट था और मुझे आज इंडियन होने के ऊपर प्राउड फील हो रहा था, इंडियन होने पे मुझे गर्व फील हो रहा था। संतोष यादव जितनी अच्छी माउंटेनियरिंग थी उतनी ही अच्छी एक एनवायरमेंटलिस्ट भी थी और इसीलिए संतोष यादव वापस नीचे आते समय अपने साथ 500 किलोग्राम्स गार्बेज भी लेकर आई थी हिमालय से, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए भी उतना ही ज़्यादा कंसर्न रहती थी जितना ज़्यादा कंसर्न वो अपनी इस स्किल दैट इज़ माउंटेनियरिंग के लिए रहती थी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा है और साथ ही साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में भी आ गया। फिर भी अगर आप लोगों के मन में किसी तरह का डाउट, सजेशन, कमेंट या क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द इसका आंसर करने की।
इसी तरह के मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ईटी से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।